नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं, दरअसल जो लोग बेखबर है इस बात से कि मौसम बदल गया है, बारिश बंद हो गई है या बारिश अभी कम हो रही है, गर्मी बढ़ने लगी है और ऐसे में आंखों का आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस तेज़ी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का लगभग हर 8वां आदमी आँखों से पीड़ित है। उसकी आँखें लाल हो रही है, आँखों में कीचड़ आ रहा है और देखने में दिक्कत जा रही है। कई बार इससे सिर दर्द के साथ साथ हल्का बुखार भी आता है। इसलिए आज हम उनको बेखबर लोगों को बाखबर करने वाले कि आपको किस तरह से इस पूरे माहौल से बचना है और किस तरह से अपनी आंखों को बचाना और लोगों को संक्रमित होने से रोकना है। वजह उसकी ये है कि पिछले 4-5 सालों के बाद मध्य प्रदेश में बारिश एकदम से शुरू हुई और फिर कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। ये जो बारिश बंद हुई है, इससे तापमान बढ़ा, मौसम में आर्द्रता बढ़ी, ह्यूमिडिटी बढ़ी और उसके चलते आंखों में दिक्कत हुई और आंखों के साथ साथ लोग अब बुखार का भी शिकार हो रहे हैं, यानी मौसमी बुखार जिसे कहते हैं उसके चपेट में आ रहे हैं। तो किस तरह से हम बचाव करें आंखों का? आंखें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अगर आंखें ना हो तो फिर लगता है कि सब अंधेरा जीवन में। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे 3 विशेष मेहमान। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट में जाने वाले डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी, होम्योपैथी के देश भर में मशहूर डॉक्टर आसिफ अली जी, और सड़क से लेके संसद तक जनता के मुद्दों से दो चार होने वाले, लड़ने झगड़ने वाले हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सामाजिक मुद्दे से राठी जी आपके साथ, फिर एक्सपर्ट उसका उत्तर देंगे और फिर जनता उसको सुनेंगी भी। आपकी राय कि जो मध्य प्रदेश में हर 8वां शख्स आंखों के बीमारी से का शिकार हो रहा है, तो किस तरह की दिक्कतें लोग फील कर रहे हैं? क्योंकि आपके जो सवाल होंगे, हम मानेंगे कि जनता भी इन्हीं सवालों से दो चार हो रही है और विशेषज्ञ उसका उत्तर देंगे। राठी जी, पहले आपसे बात। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आईएनडी चैनल का ही शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत अच्छे सामाजिक मुद्दे पे आपने कार्यक्रम रखा। उसके बाद दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के आम जनता तक ये बात पहुँचाने का प्रयास, आप लोगों के माध्यम से सवालों के अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। अब मेरा खास तो ये है कि जनता देखिएगा, मौसम और इन सब के चलते वायरल बुखार और वायरल आंखों का जो फ्लू आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत मिसगाइड होकर दवा की दुकान से दवा लेना या इस टाइप का काम कर रही हैं जो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पे शायद नुकसान हो। तो मैं खास ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर्स से ही चाहेंगे कि हम ज़्यादा से अच्छी एडवाइस दे दें और जो एडवाइस में हमें कमी लगेगी हम शायद थोड़े सवाल के माध्यम से उनसे और समझ लेंगे। जी, असल में एक बात और है कि जो लोग जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, चश्मा लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये जो आंखों की तकलीफ है ये ज़्यादा नुकसानदेह है। उनके आंखों के लेंसों को भी डैमेज कर सकती है। इसके साथ साथ जो लोग स्विमिंग पूल जाते हैं वो भी अगर बचाव कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि पानी अगर संक्रमित होगा तो स्विमिंग पूल के पानी से आंखें भी संक्रमित होगी और उनको बुखार भी आ सकता है, क्योंकि ये जो मौसम है ये आंखों का और बुखार का मौसम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा आसिफ अली साहब से, उसके बाद मैं आऊँगा डॉक्टर ललित जी के पास। आसिफ अली जी, होम्योपैथी में बहुत सारी जादूगरी की दवाएं हैं, कई बार दवाएं बहुत असर करती हैं और उसको अगर ठीक से डायग्नोसिस कर ले तो वो ऐसा चमत्कार करती है कि लोग कहते हैं कि ये तो जादू हो गया। आपकी राय, किस तरह से ये आंखों की जो तकलीफ है आई फ्लू, इससे कैसे बचे और कौन सी दवाएं हो सकती है? अगर आप नाम चाहें तो ज़रूर शेयर करें ताकि दर्शक उसको नोट कर लें और आपके बताए मुताबिक उसको वो खाने में इस्तेमाल भी करें। अली साहब, एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राघवेंद्र जी कि आपने मुझे एक बार फिर बुलाया इस मुद्दे पे अपनी बात रखने के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि बॉडी में कोई भी डिजीज़ आती है तो वो जब भी आती है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। अगर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक नहीं है तो फीवर से लेके और कैंसर तक बॉडी में आ सकता है। और डिफेंस मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए प्रकृति में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमें लेना चाहिए, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब आई फ्लू, जिसे पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस हम कह रहे हैं, ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हर इंसान इससे अफेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। ज़रूरी ये है कि हम इससे प्रिवेंट हों। कैसे हो सकते हैं? अगर हमारी डेली रूटीन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जैसी चीज़ें हों। हमने पहले भी देखा कि जिंक एक ऐसा मिनरल है जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में।
जैसा कि हम देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस, जो कि वायरल कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, तो ये बताया जाता है कि अगर हम जिंक को अच्छे रूप में लेते हैं, अगर हम पर्याप्त मात्रा में जिंक लेते हैं, तो जिंक जो होता है वो वायरस को रिप्रोडक्शन करने में रोकता है, मतलब वो आगे बढ़ने से रोकता है। तो इस तरह की डिजीज जो है आगे प्रोग्रेस नहीं होती है। और इसके अलावा जो आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन ए होता है, जो कि हमें हरी सब्जियों से, गाजर से, इन सारी चीज़ों से मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि डिजीज़ के लिए तो मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में उन चीज़ों को ऐड करें जो आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाए और इस तरह की डिजीज़ से फाइट करने में आपकी मदद करें। जैसा कि हम देखते हैं गाजर हुआ या हरी सब्जियां हुई, उनमें बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जब हम लेते हैं तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और इस तरह की डिजीज से बचने में हमारी मदद करता है। और जिंक जो होता है वो इस तरह के वायरस को आगे बढ़ने से रोकता है। विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी और प्रिवेंशन है, डॉक्टर जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी, वो हमें एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हम बात करें होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, तो कई होम्योपैथी मेडिसिन है जो इस कंडीशन में ली जा सकती हैं। कुछ किसी का एक आध दो का अगर नाम आप देखें, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। तो अगर मैं कहूँ बहुत स्पेसिफिक अगर हम जाते हैं तो होम्योपैथी में मेडिसिन होती है यूफ्रेशिया, बेलाडोना और अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि इन्फ्लामेशन में काम करती हैं, जो कि हमारी आंखों में जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो एक कंकड़ या फॉरेन बॉडी जैसी एक फीलिंग आती है। तो बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन होती है जो पेन से हमें रिलीफ देती है। इन्फ्लामेशन जो भी होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो भी सेल डेवलप होते हैं, जो कि एक लेयर बन जाती है आंखों के ऊपर, तो उसको ठीक करने में बेलाडोना हेल्प करती है। यूफ्रेशिया जो हम देखते हैं कि बहुत हमारी आंखें ग्रीसी हो जाती हैं, उसके अंदर जैसे लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कीचड़ आ जाता है, तो यूफ्रेशिया एक मेडिसिन है, 30 पोटेंसी में अगर ली जाती है तो इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इस कंडीशन को इम्प्रूव करने में और इस कंजक्टिवाइटिस से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। जी डॉक्टर ललित जी, दरअसल ये मौसम ऐसा है कि आंख से आंख मिला के बात करने का कोई किसी की साहस नहीं कि कोई किसी से आंख मिला के बात कर सके, क्योंकि आपने आंख मिलाई, हो सकता है कि आपकी आंखों को कंजक्टिवाइटिस हो जाए। तो इस दौर में या तो चश्मा ला के बात करें या फिर आंख मिलाकर बात करने से बचें। आपकी राय, क्योंकि डॉक्टर आप जो बताएंगे उसी को लोग फॉलो करेंगे। हाथ धोकर अपनी आंखों को पोंछने की कोशिश करें, गर्म पानी से आंखें धोएं, ये बहुत सारी जो चीज़ें आमतौर से पता है, लेकिन एक विशेषज्ञ के नाते आपकी क्या सलाह होगी, सब जानना चाहेंगे। राघवेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया, बहुत कुछ चीज़ें आपने बता दी और बहुत सारी बातें हमारे भाई आसिफ ने बताई हैं। अभी प्रकोप इसका इसलिए बढ़ा कि ये जो वर्षा हो रही है, हमारी रेंज जो हैं वो बीच बीच में रुक जाती हैं, ह्यूमिडिटी होती है और गर्मी होती है, तो ये बड़ा टेम्परेचर जो 28 से 30 डिग्री के आसपास होता है, इसमें जो भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, वो मल्टीप्लाई तेज़ी से होते हैं। ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, पर्यावरण हमारा थोड़ा सा प्रदूषित है, तो ये सब चीज़ों के फैलने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत संकोच में कहा कि पर्यावरण थोड़ा सा प्रदूषित है, आप इसको बहुत सारा मान के चलें कि जी, पर्यावरण बहुत सारा प्रदूषित है। बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा, हमारे साथी डॉक्टर आसिफ ने बताया इम्यूनिटी की बात, बिल्कुल ही सही बात है ये, और मैं इसके पूरे तरह से इसमें सहमत हूँ। इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी होगी तो हमें कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर शरीर में हमें बीमार नहीं कर सकेगा, अपना प्रकोप नहीं दिखा सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम विटामिन्स वगैरह ठीक ढंग से लें, रेस्ट हमें लेना है तरीके से, खाना हमें बिल्कुल जो है बोलते हैं ना, गर्म खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना। फास्ट फूड को बच्चे जो बहुत पसंद करते हैं उसको इस समय अवॉइड करें बिल्कुल। पानी थोड़ा सा अधिक मात्रा में लें, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में वायरस और इनके कारण रिलीज होते हैं वो यूरिन में पास होकर बाहर निकल जाते हैं। 2-3 चीज़ें आपने कहीं बिल्कुल जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सब दर्शकों के लिए, कि स्विमिंग पूल में अभी तो जाना बंद कर दें। संक्रमित पानी होता है और अगर एक को भी उसमें कंजंक्टिवाइटिस है तो सभी को स्प्रेड होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं।
और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी अभी सलाह दी जाती है वो कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाएं। प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाने में ये रहेगा कि आप डायरेक्ट उसके वायरल के कांटेक्ट में ना आएंगे, वो आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। वैसे संपर्क में आने से होता है, देखने से तो ये बीमारी नहीं फैलती है। मान लो सपोज करो मुझे आँख का तकलीफ़ है और मैंने अपनी आँख हाथ से पोंछ ली और फिर मैंने राघवेंद्र जी आपसे हाथ मिला लिया और आपने फिर अपनी आँख को भी उस हाथ से पोंछ लिया, तो ऐसा स्प्रेड होता है। ये हिंदुस्तानी आदमी दरअसल बड़ा दुस्साहसी होता है, या तो वो फिर सारे काम कर सकता है, किसी से नहीं डरता, और फिर डरेगा तो इतना डरेगा कि आंख मिलाकर बात भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये हिंदुस्तानियों का कल्चर है। बिल्कुल सही कहा। अब इसमें जिसको कंजंक्टिवाइटिस हो गई है उसको अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना चाहिए। अपने जो बिलोंगिंग्स हैं जैसे कि अपना रुमाल है, टॉवेल है, चादर है, इनको अलग रखें। घर में अगर स्पेस है तो कंजंक्टिवाइटिस का व्यक्ति 2-3 दिन थोड़ा सा अपने आप को परहेज से दूर रखे, क्योंकि दूसरों को होने की संभावना होती है। और ऐसे घर में हमारे सदस्य अगर छोटे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, या जो थोड़ा खान पान जिसका कमज़ोर है, उनको ये ज़्यादा प्रकोप डालती है। 99.9% ये ठीक हो जाती 5 से 7 दिन के अंदर। वही अगेन हम कहेंगे आसिफ ने जो बताया, डॉक्टर आसिफ ने, कि इम्यूनिटी पे डिपेंड करती सारी चीज़ें। 2 दिन में भी ठीक हो सकती हैं, हो सकता ना भी हो आपको, और हो सकता 7 से 10 दिन भी उसमें लग जाए जी। परंतु जो डेबिलिटेटेड हैं, जो कमज़ोर हैं हमारे घर में सदस्य, उनको अगर ये होती है और अगर आँख को रगड़ लेते तो कभी कभी कॉर्निया में भी ये नुकसान कर सकता है। बाकी इसमें कभी किसी केसेस में हम लोग देख रहे हैं इम्यूनिटी जिनकी कम है उनको फीवर के साथ भी इसका प्रकोप हो रहा है। कान के आगे जो है प्री ऑरिकुलर रीजन में उनको थोड़ा सा दर्द होता है और आँख आ जाती है उनकी, तो इसको आकुलोग्लैंडुलर फीवर भी बोलते हैं। पर इसका प्रकोप, इसका जो इंसिडेंस है वो कम है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में सामान्य जो एडिनो वायरस है वही यह प्रकोप दिखा रहा है। और ये इसका सबसे बड़ा कारण ये हमारा पर्यावरण का है, वर्षा जो कमज़ोर तरीके से हो रही है उसके कारण है, गर्मी ह्यूमिडिटी का है। अगर किसी को और भी बचने में ये है, सावधानी ये रखना कि हमें ठंडे पानी से अपनी 2-3 बार आँखों को धोना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन ए, जैसे डॉक्टर आसिफ ने बताया, इन सब का उपयोग हमें थोड़ा सा अधिक मात्रा में इस समय करना चाहिए। और सेकेंडली पॉविडीन आयोडीन करके एक आई ड्रॉप आती है, कुछ कंपनी उसको बनाती हैं, वो इस समय काफ़ी कारगर है। और अगर उसको पेशेंट को तकलीफ़ है, सूजन है, आँखों में ज़्यादा उसको लिड्स वगैरह में सूजन है, तो थोड़ा फिर उनको हम लोग कार्टिकोस्टेरॉइड, जो लो डोज वाले कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, लोटीप्रेडनोल वगैरह, उनका उपयोग करते हैं अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स, और साथ में विटामिन वगैरह उनको देते हैं। तो ये सारा कुछ उसमें हम ध्यान रखते हैं। अगर पलकों में सूजन है, फीवर है, तो फिर एंटीबायोटिक के साथ साथ उनको हमें आँख दर्द कम करने की दवाइयाँ जैसे एसिक्लोफेनाक वगैरह टैबलेट्स आती हैं, उनको भी हमें उपयोग करना होता है। आपने जैसा बताया कि गर्म पानी से आँख को थोड़ा सा सिकाई करें, तो 1 कप पानी में थोड़ा सा बोरिक पाउडर, रुई डाल के पानी को उबल जाने दें। उबलने के जब पानी गुनगुना हो जाता है तो बोरिक पाउडर एंटीसेप्टिक भी है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, रेडनेस भी कम करता है, और पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, और पेशेंट का डिस्चार्ज भी कम हो जाता है, आंसू आना भी उसका कम हो जाता है। एक बात और है जी, ये मामला थोड़ा सा सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। जो फैशन की दुनिया के लोग हैं जी, जो सजने संवरने जाते हैं, वहाँ भी कहा जा रहा है कि उससे थोड़ा सा बचे, क्योंकि अगर आप मेकअप बहुत करेंगे, ब्यूटी पार्लर के पास जाएंगे, तो वहाँ कई बार एहतियात नहीं बरता जाता, और उस वजह से भी जो लोग वहाँ जाएंगे, खासतौर से हमारी बहनें, हमारी माताएं जो जाती हैं, उनके लिए भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि वो उससे बच के चलें। हाँ, कंटेजियस है, इन्फेक्टिव है, इन्फेक्टिविटी रेट इसका काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि विरुलेंट कम है, वायलेंट मतलब कम घातक है जी। इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, विरुलेंस कम है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट निल हैं जी। तो इनको ध्यान रखते हुए अगर हम 2-4 हफ्ते की बात है ये, जब तक ये थोड़ा इसका सीजन गड़बड़ चल रहा है, उसके बाद ये अपने आप से सेटल हो जाएगा, इम्यूनिटी लोग। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं कि लोग ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर देंगे, नहीं तो लोग पहचानना बंद कर देंगे कि कल तक तो बहुत सुंदर दिख रही थी, आज पता नहीं कैसी दिख रही हैं। इसलिए जो मेकअप करने वाला का उनका बिजनेस भी ना कमज़ोर हो जाए, तो एहतियात बरतें। और जो लोग ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं वो भी अपने यहाँ सुरक्षा के उपाय रखें, साफ़ सफाई रखें, और जो आते हैं अपने मेकअप के लिए उनके साथ भी वो सब चीज़ें इस्तेमाल करें जो ज़रूरी है वायरस से बचने के लिए। लेकिन आप चाहें तो डॉक्टर साहब वो जो आपने दवाओं के नाम बताए थे, एक बार अगर आप उनके नाम दोहराते तो हमारे जो दर्शक है उसको नोट कर सकते हैं। हाँ। कौन सी दवाएं जो आपने बताई थी? पॉविडीन आयोडीन का आई ड्रॉप आता है जी, बीटाडीन जो हम समझते हैं, इसका अप्पाडीन करके एक कंपनी निकालती है, एक कंपनी और निकालती है। तो पॉविडीन आयोडीन का 5% आई ड्रॉप्स आते हैं,
बहुत इफ़ेक्टिव हैं। एक एक बूंद दिन में 2-3 बार इसको डाल सकते हैं। अवेलेबिलिटी कम है मार्केट में ये, पर अगर मिल जाते तो बेस्ट हैं। अदरवाइज़ हम बच्चों को टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप डलवा सकते हैं, और बड़े जो लोग हैं एडल्ट हैं उनको टोब्रामाइसिन के अतिरिक्त हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन ऐसे आई ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में मिलते हैं। इनको इनका फ्रीक्वेंसी एक एक बूंद दिन में 3 बार, और बेहतर हो कि ये प्रिजर्वेटिव फ्री हों, BAK फ्री कहलाता है, प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स लें जी। साथ में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को भी हम उपयोग करते हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं जो कंप्यूटर वगैरह उपयोग करते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, रिफ्रेश टीयर, रिफ्रेश है ना, रिफ्रेश टीयर, ऑप्टिव आता है, CMC आते, काफ़ी आते हैं, इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और अगर सूजन है, आँख लाल हो जाती है, तो लोटीप्रेडनॉल करके कई इसमें कंपनीज बनाती है, एलप्रेड बनाती है, लोटी सर्ज आती है, लोटेल आती है, लोप्रेड आती है। तो ये इनका एक वीक कार्टिकोस्टेरॉइड कहलाते हैं, जिनके कोई बड़े कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है। आपके सरफेस पे काम करते हैं, इन्वेड नहीं करते अंदर सरफेस को। तो पॉविडीन आयोडीन एंटीबायोटिक्स, बच्चों में टोब्रामाइसिन डालते हैं, बड़ों में दूसरे एंटीबायोटिक डाल सकते हैं। अगर सूजन है, लाल है, ज़्यादा तकलीफ उसको है, तो लोटीप्रेडनॉल आई ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। और ठंडे पानी से 2-3 बार आँख को धोने का, जैसा हमने बताया, वो रखना, ध्यान रखना है अपना। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, रिफ्रेश टीयर वगैरह इनको डालते रहना चाहिए। और जिनको आँख नहीं आई है उसके प्रिवेंशन के लिए कोई दवा नहीं डालनी है। जब भी हम कोई दवा डालते हैं तो उसमें फिर टीयर फिल्म उसकी ब्रेक हो जाती है, तो फिर जल्दी से वायरस इन्वेड कर जाता है अंदर। तो बेहतर है कि दवा ना डालें, और अगर फिर भी अगर किसी को है तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल सकते हैं। वो टीयर फिल्म को डिस्ट्रॉय नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। तो टीयर ड्रॉप्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स, उनको हम डाल सकते हैं। तो ये खास बात है कि जिनको तकलीफ नहीं है वो बेवजह दवा ना डालें, क्योंकि अगर आप दवा डालेंगे प्रिवेंशन के लिए तो हो सकता है कि आप उसके जल्दी से शिकार हो जाएं। दूसरी बात है कि मन से कोई चीज़ ना डालें, ना खरीदें। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर आसिफ अली साहब ने बताई है, जो मनीष श्रीवास्तव जी ने, ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो यूट्यूब पर भी रहेगा। आप इसको दोबारा सुनकर ये दवाओं के नाम नोट कर सकते हैं। और आँखों का मामला, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और कम से कम मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन के भीतर डॉक्टर साहब स्थिति सुधर जाएगी, और फिर ये जो एकदम से दौर आया है बीमारी का, ये थोड़ा सा घटेगा। राठी जी, आपने दोनों डॉक्टर साहब को सुना, आपकी क्या राय है कि जो चीज़ें हैं उसमें आपके सवालों के पर्याप्त उत्तर मिल गए, या कुछ एक दो सवाल बचे? नहीं सर, सवाल मैं 2-3 करना चाहूँगा। जी। डॉक्टर साहब, जो आपने दवा बताई, तो पेशेंट को कितने दिन रुकना चाहिए? 2 दिन, 3 दिन? मतलब डॉक्टर के पास कब उसे जाना चाहिए? आपने उसे सुविधा तो दे दी 2 दिन की, तो मतलब कितने दिन वेट करके वो डॉक्टर के पास जाए, या फिर 5-6 दिन वेट कर सकता है? अगर उसको तकलीफ शुरू हो गई, आंख लाल हो रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन उसको हो रहा है, आंसू आने लगा, आंख चिपक रही है, डिस्कम्फर्ट है, तो फिर तो इमीडिएटली उसको विटामिन C वगैरह लेना है, आई ड्रॉप्स डालने हैं। और अगर उसको तकलीफ नहीं है तो फिर कोई दवाई नहीं डालनी, मेरा कहना है। अगर डालनी है, अगर कोई चाहता है कि घर में उसको, घर में दूसरे लोगों को कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस हुई है, तो केवल वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल सकता है। नहीं, मैं समझ गया। मतलब फिर भी ये दवा जो आपने बताई, वो डालने के बाद 3 दिन हो गए, 3 दिन में अगर कम नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास आना ही है? नहीं, ठीक हो जाता है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। एक देशी इलाज भी चलते हैं, आसिफ अली साहब भी जानते होंगे, कि लोग कहते हैं कि गुलाब जल डालो। तो क्या गुलाब जल इस तरह की तकलीफ में डाल सकते हैं आंखों में? गुलाब जल लुब्रिकेटिंग सॉर्ट ऑफ लुब्रिकेशन ही है, साफ रखता है वो आंख को, टीयर फिल्म को डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत पुराना एक जो डिस्टिलेशन से अच्छा बना हुआ, अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल हो ना, ये कंटामिनेटेड ना हो, बहुत अच्छे प्रामाणिक उसका औषधि जो बनाने वाले लोग होते हैं उनका ही लें वो गुलाब जल। तो वो एक इट इज़ अ गुड थिंग। जी, आसिफ अली साहब। सर आपने जो लुब्रिकेशन का कहा, मुझे कहते हैं लगता है कंजक्टिवाइटिस के अलावा ये मोबाइल का उपयोग और जो कंप्यूटर का उपयोग और युवा पीढ़ी से लेकर सभी लोग कर रहे हैं, तो क्या वो जो टीयर ड्रॉप्स आप जो बता रहे हैं जी, तो वो क्या लॉन्ग टर्म यूज किए जा सकते हैं? करना ही चाहिए। और मतलब कोई ब्रेक ऐसा कि 1 महीना में करना है, या 3 महीना, या लाइफ टाइम, मतलब कैसा हम उसको यूज कर सकते हैं, कितने बार यूज कर सकते हैं? राठी साहब, क्या है, डिजिटल हम गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, आँख का जो झपकने का रेट है वो कम हो जाता है, और थोड़ा बहुत इन गैजेट्स में रेडिएशन का इफेक्ट भी होता है। तो इसके कारण आँख में सूखापन आता है। तो जब भी हम कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने स्क्रीन पे काम करते हैं, तो हमारे सलाह ये है कि आँखों को बार बार झपकाना चाहिए, तो उससे आँखें गीली रहेंगी, सूखापन कम होगा। हर 2 घंटे के बाद अपने दोनों हथेली गर्म करके आँख पे लगा के थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। इसको हम पामिंग बोलते हैं। दोनों पाम अपने गर्म करके और आँख पे लगा के बैठना है।
तीसरा, जैसा कि हमने बताया कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, आपके टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, जो सूखापन है उसको बढ़ने नहीं देता, तो फिर उससे आपकी आंख लाल नहीं होगी, आंख में थकान महसूस नहीं होगी, सिर दर्द इत्यादि नहीं होगा। ये जो चीज़ है ये कहलाती है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो इससे बचने के लिए आंख को झपकाना ज़्यादा है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालना है और पामिंग करना है। और हर 2 घंटे में आप अपनी चेयर से उठिए, थोड़ा सा चलना फिरना भी जरूरी है, नहीं तो लोगों को गर्दन की तकलीफ, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस वगैरह, ये सब प्रॉब्लम, बैकएक वगैरह होने लगता है। बिल्कुल। दूसरा एक चीज छोटी सी और मैं लौटूंगा आपके पास, अभी है आसिफ अली जी, क्या होम्योपैथी में भी कोई इस तरह की दवाएं, ड्रॉप्स हैं, ट्यूब्स हैं जो आप आंखों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? खासतौर से ये तो बीमारी का दौर है, लेकिन मोबाइल सब देखते हैं, लैपटॉप पे सब काम करते हैं, कंप्यूटर पे सब काम करते हैं, क्या इनको हम साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि डॉक्टर ललित सर ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, और उन्होंने एक बात पे थोड़ा सा फोकस किया है कि हमारी जो लेयर होती है वो टीयर हो सकती है अगर हम कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह के इन्फेक्शन हमारे अंदर आ जाते हैं तो डॉक्टर से एग्ज़ामिन करके फिर मेडिसिन को लिया जाए। और कोई भी मेडिसिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर डिजीज़ क्रॉनिक नहीं है तो मेडिसिन को भी बहुत लंबे वक्त तक लेने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरी ये है कि जब भी इस तरह की डिजीज़ एटमॉस्फेयर में आती हैं तो हम अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करें, और वो प्रिवेंशन जो है विटामिन्स, मिनरल से मिल जाता है। और बॉडी स्ट्रांग होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो हमें फिर मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब डिजीज़ बॉडी में आ गई है तो डेफिनेट हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और तभी कोई मेडिसिन लेना चाहिए। अब जैसे ललित सर ने बता दिया है, बहुत सारी मेडिसिन बताई हैं जो ली जा सकती हैं, लेकिन एक डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझता है कि कब कौन सी मेडिसिन ली जा सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम खुद डॉक्टर ना बने घर पर बैठ के। अगर हमें लगता है कोई भी सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना स्टार्ट करें। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई अभी इससे पहले, यूफ्रेशिया, बेलाडोना, अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। ये डिपेंड करती हैं सिम्टम सीवियरिटी के ऊपर कि आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हो गए हैं। और अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं तो मेडिसिन कम ही इस्तेमाल कीजिए और उसका रिपीटेशन भी कम होगा और हमें बहुत लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं। आसिफ अली जी, इसमें एक चीज़ है, मोबाइल तो लोग रोज़ देखते हैं, इससे आप बच नहीं सकते। कंप्यूटर पर बैठते हैं, लैपटॉप देखते हैं, टैब पर जाते हैं, तो अब ये हमारी आदत में शुमार हो गया है। तो क्या इस तरह की दिनचर्या या आदतों के बीच में आपको आई ड्रॉप्स एक दिन छोड़कर महीने में 1 हफ्ते डालने पड़ेंगे? क्योंकि ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी पलकें नहीं झपकती, उससे आंखों में ड्राई, शुष्क माने सूखापन आता है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है रोज़मर्रा के कामकाज में। तो इस बहाने हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या ये जो ड्रॉप्स हैं आदमी रोज़ दे सकता है, दिन में 1 बार या हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार? देखिए, मेरा ये मानना होता है हर चीज़ में कि 2 चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट एंड मेडिसिन जी। तो हर इंसान को मैनेजमेंट की तरफ पहले जाना चाहिए और मेडिसिन या किसी भी सप्लीमेंट की तरफ बाद में जाना चाहिए। सर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें जो भी हमें पहले अपनी आंखों को झपकाना है, हमें बहुत लंबे टाइम तक किसी भी डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले तो हम मैनेजमेंट की तरफ जाएं कि ऐसा ना करें, और अगर हम ऐसा करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तब इस तरह के आई ड्रॉप या फिर लुब्रिकेंट यूज किए जा सकते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है। अगर आप ओवरनाइट वर्क करते हैं, अगर आपका मोबाइल या स्क्रीन जो है बहुत लंबे वक्त तक आपके सामने रहती है, तो जरूरी है कि आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। राठी जी, कोई आपका सवाल एक जल्दी से? हाँ, मेरा ये था सर कि वो जो दवाइयाँ हैं, मतलब मुझे देखने में आता है कि एक घर में बॉटल आई और घर के 5 लोग एक ही बॉटल यूज कर लेते हैं। तो क्या ये परमिसेबल है या सबके लिए अलग होना चाहिए? जैसे तौलिया वगैरह सब हमें अलग रखना है डॉक्टर साहब? वैसे तो बैक्टीरिया, वो जो वायरस है, एडिनो वायरस है, वो एक ही वायरस है, और अगर 5 लोग इन्फेक्टेड हैं तो फिर तो अब उसमें डिसीज तो आ ही गई है, अपन एक ही उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कुल मिलाकर सवाल बहुत सारे अभी भी बचे होंगे, लेकिन जो ज़रूरत के सवाल है वो सब आ गए। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करते थे पहले कोरोना काल के, और उसके बाद विटामिन डी होना चाहिए बॉडी में, ज़्यादा कैल्शियम होना चाहिए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा और फिर हम खत्म कर सकते हैं कि विटामिन डी जो है वो तो हमारी बॉडी की बहुत बेस है। हम जिसे कहते हैं अडॉप्टेड इम्यूनिटी जो है वही है। जो एडिनो वायरस की बात करी जा रही है वही वायरस है जो खांसी में या जुकाम में जो इंक्लूड होता है।
तो अगर आप विटामिन डी लेना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के वायरस से बचा जा सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि विटामिन डी, विटामिन सी और ए ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप आंखों की तकलीफ से तो बचेंगे, लेकिन शरीर की जो दूसरी व्याधियां हैं, दूसरी बीमारियां, उससे भी आप बच सकेंगे। हमारे विशेषज्ञ को मैं धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर ललित जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर आसिफ अली आपका धन्यवाद। और राठी जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज हमने लोगों को, उन लोगों को बेखबर जो थे उनको बाखबर किया किस तरह से आँख से की बीमारी से बचें और अपने परिवार को बचा के रखें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।